दोस्तों नमस्कार। आज टीवी खोलिए तो अमृतकाल, विश्व गुरु और चुनावी रैलियों का शोर है, लेकिन रसोई में झांकिए तो आफतकाल। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आग 7 समंदर पार लगी है, लेकिन उसकी तपिश भारत के हर आम घर के चूल्हे तक पहुंच गई है। क्या भारत आज इतना लाचार है कि दो देशों की जंग हमारे चूल्हे पर आफत ला रही है? आज हम उस विश्व गुरु इमेज को समझेंगे जो विज्ञापनों में तो चमकती है, लेकिन महंगाई की आग में पिघल रही है। यहां आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, हमारी जेब की हकीकत की बात होगी। आज हम समझेंगे कि वाकई सरकार बेबस है या उसकी प्राथमिकताओं में आम आदमी सबसे नीचे और चुनाव सबसे ऊपर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। सबसे पहले बात करते हैं उसकी जिसके बिना देश नहीं चलता, पेट्रोल और डीजल। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $100 के पार जा पहुंचा है। सरकार कहती है कि कीमतें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है? जब कच्चा तेल सस्ता था तब टैक्स बढ़ाकर खजाना भरा गया। आज जब वह महंगा है तो एक्साइज ड्यूटी कम करने में सरकार के हाथ कांप रहे हैं। पेट्रोल 95 रुपए के पार है और डर है कि यह 120 रुपए तक जाएगा। याद रखिए, जब डीजल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी नहीं चलती, बल्कि ट्रक का भाड़ा बढ़ता है और हमारे घर आने वाला नमक, दूध और सब्जी भी महंगी हो जाती है। यह महंगाई का चक्रव्यूह है जिसमें हम फंस चुके हैं। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। जब ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी को ब्लॉक किया तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल ने $115 का आंकड़ा पार कर लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से ब्रेंट क्रूड की कीमतें $100 प्रति बैरल को पार कर सकती हैं, जिससे भारत का आयात बिल $39 बिलियन तक बढ़ सकता है। भारत 85% तेल और 50% गैस बाहर से मंगाता है। युद्ध लंबा खिंच रहा है। खाड़ी देशों से गैस और तेल आपूर्ति बाधित होने के कारण सप्लाई चेन टूटने के कगार पर है। वहीं इनके बीच भारत सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू कर दिया है। पर हकीकत है कि आज देश के कई राज्यों में एलपीजी के लिए हाहाकार मचा है। लोग लाइनों में लगे हैं। हर बार आम आदमी ही क्यों? नोटबंदी, फिर कोरोना और अब एक बार फिर। अपने ही देश में आखिर कब तक यूं ही हमें हर बार शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी? मार्च के शुरू होते ही 60 रुपए का झटका लगा और सिलेंडर 900 रुपए के पार निकल गया। हद तो तब हुई जब वो 900 में भी नहीं मिल रहा और ब्लैक में 2500 से 3000 बेशर्मी से मांगा जा रहा है। सरकार बेशर्मी से इसे पैनिक बुकिंग कह रही है, लेकिन जनता पैनिक में क्यों ना हो? साहब, हम आम आदमी हैं जो रोजाना जीने की मशक्कत में अपना हर कुछ दांव पर लगाते हैं। ऐसे में जब पेट का सवाल मुंह खोलकर खड़ा हो तो आप कहते हैं कि पैनिक ना करें, तो करें क्या? आपके नाक के नीचे कुछ भेड़िए धड़ल्ले से कालाबाजारी कर रहे हैं। जहां तहां अगर छापा पड़ा तो खुलकर अपनी ही पीठ थपथपाने से ही आप पीछे नहीं हटते और फिर वही सूरत हाल। एलपीजी के दाम बढ़ने के कारण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के करोड़ों लाभार्थी अब दोबारा लकड़ी और उपलों की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि वे 1200 रुपए का रिफिल नहीं कर सकते। किसान, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, लेकिन क्या यही अन्नदाता खाद की कमी की वजह से हमारे लिए अन्न उगा पाएगा? अमेरिका ईरान युद्ध ने फर्टिलाइजर के संकट को जन्म दे दिया है। भारत पोटाश और फॉस्फेट के लिए विदेशों का मुंह ताकता है। हकीकत यह है कि खाद की कीमतें 40% बढ़ गई हैं। डीजल महंगा होने से ट्रैक्टर चलाना और सिंचाई करना दुभर हो गया है। लागत बढ़ रही है, लेकिन क्या किसान को उसकी फसल का सही एमएसपी मिल रहा है? रैलियों में आय दुगनी करने का वादा करने वाली सरकार आज खाद की लाइनों में खड़े किसानों को क्या जवाब देगी? सरकार पर फर्टिलाइजर और ईंधन सब्सिडी का बोझ बढ़कर 4.5 लाख करोड़ रुपए के पार जा सकता है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ने का खतरा है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा इस समय रूस, यूरेनियम और तेल के त्रिकोण और खाड़ी देशों की अस्थिरता के बीच फंसी है। सरकार की रिन्यूएबल एनर्जी के दावे भविष्य के लिए अच्छे हैं,
लेकिन वर्तमान में आम आदमी की रसोई को बचाने के लिए कोई ठोस प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जमीन पर काम करता नहीं दिख रहा, जो जनता को फौरी राहत दे। सरकार की विदेश नीति की बड़ी चर्चा होती है। दावे किए जाते हैं कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, लेकिन क्या आज आम आदमी का पेट भर पा रहा है? क्या उसे फौरी राहत मिल रही है? नीतियों में यह विरोधाभास क्यों है? एक तरफ हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारी ऊर्जा सुरक्षा इतनी कमजोर है कि खाड़ी में एक पटाखा भी फूटता है तो भारत में हाहाकार मच जाता है। सरकार विकसित भारत का विज्ञापन कर करोड़ों फूंक रही है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए ईएमआई बढ़ रही है और युवाओं के लिए नौकरियां कम या खत्म हो रही हैं। हमने सपने देखे थे चाबहार के जरिए मध्य एशिया फतह करने के। हमने G20 में ढोल पीटा था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का, लेकिन आज चाबहार पर भारत का 4000 करोड़ का निवेश मलबे और अनिश्चितता के बीच फंसा है। IMEC को चीन के बेल्ट एंड रोड का मुकाबला करने के लिए भारत यूएई, सऊदी अरब, इजराइल और यूरोप को जोड़ने वाला था। इस प्रोजेक्ट की सफलता सऊदी अरब और इजराइल के बीच सामान्य होते रिश्तों पर टिकी थी। युद्ध ने इन रिश्तों को फिर से दशकों पीछे धकेल दिया है, जिससे इस गलियारे का राजनीतिक आधार ही खत्म हो गया है। हाइफा बंदरगाह, जो इस कॉरिडोर का मुख्य हिस्सा है, इजराइल में स्थित है और वर्तमान में युद्ध का सीधा निशाना है। ऐसे में कोई भी वैश्विक शिपिंग कंपनी इस मार्ग का उपयोग करने का जोखिम नहीं उठाएगी। भारत के लिए यह कॉरिडोर यूरोप तक माल पहुंचाने का सबसे सस्ता और तेज रास्ता था। स्वेज नहर और लाल सागर के असुरक्षित होने के कारण अब भारतीय जहाज अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप होकर यूरोप जा रहे हैं। इस वैकल्पिक रास्ते से सफर 15 से 20 दिन लंबा हो गया है और माल ढुलाई की लागत 200 से 300% तक बढ़ गई है। युद्ध क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों का वॉर रिस्क इंश्योरेंस इतना महंगा हो गया है कि छोटे भारतीय निर्यातकों का मुनाफा पूरी तरह खत्म हो गया है। अगर गौर करें तो आज हम रूस के तेल और इजराइल की दोस्ती के बीच ऐसे फंसे हैं कि ना इधर के रहे ना उधर के। भारत को एक तरफ अमेरिका और इजराइल जैसे रणनीतिक साझेदारों और दूसरी तरफ ईरान के बीच संतुलन साधना मुश्किल हो रहा है। वास्तव में भारत को अब अपनी कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजी पर दोबारा विचार करना होगा। चाबहार और IMEC दोनों ही वर्तमान में भू राजनीतिक आग की भेंट चढ़ चुके हैं। भारत की आलोचना इस बात को लेकर हो सकती है कि उसने अपने बड़े प्रोजेक्ट्स को ऐसे अस्थिर क्षेत्र में केंद्रित किया जहां सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो भारत को मध्य एशिया और यूरोप के साथ व्यापार के लिए पूरी तरह से पुराने समुद्री रास्तों या वैकल्पिक वायु मार्गों पर निर्भर रहना होगा, जो माल ढुलाई की लागत को 30 से 40% तक बढ़ा सकता है। साथ ही भारत की 7% की अनुमानित GDP वृद्धि दर में 0.5% तक की गिरावट आ सकती है और मध्यम वर्ग पर महंगाई की दोहरी मार पड़ सकती है। आज जनता पूछ रही है कि जब चुनाव आते हैं तो कीमतें स्थिर क्यों हो जाती हैं और चुनाव खत्म होते ही वैश्विक कारणों का बहाना क्यों दिया जाता है? क्या सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता को 10 से 15 रुपए की राहत नहीं दे सकती? गैस एजेंसियों पर हो रही कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उसे सिर्फ उम्मीदें मिलती हैं और इस आपदा काल में लाइन में खड़े होने को मजबूर होना पड़ता है। हैरानी की बात देखिए, जनता महंगाई से त्रस्त है, लाइनों में खड़े होकर मर रही है और पूरी सरकारी मशीनरी चुनावी रैलियों में व्यस्त है। इजराइल ईरान युद्ध के इस दौर में भारत एक परफेक्ट स्टॉर्म का सामना कर रहा है, जहां बाहरी युद्ध की लपटें घरेलू राजनीति और अर्थव्यवस्था को सीधे झुलसा रही हैं। खाड़ी देशों से 2.5 लाख भारतीय लौट चुके हैं। उनके साथ $50 बिलियन का वो रेमिटेंस भी चला गया जो भारत की इकोनॉमी की जान थी। साथ ही खाड़ी देशों से लौट रहे भारतीयों ने घरेलू लेबर मार्केट पर दबाव बढ़ा दिया है।
CMIE और अन्य स्वतंत्र संस्थाओं के अनुसार युवा बेरोजगारी दर 18 से 20% के खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, जबकि सरकारी विज्ञापनों में कौशल विकास के बड़े दावे किए जा रहे हैं। रुपया 93 के पार गिर चुका है। रुपए को 93 के स्तर से नीचे गिरने से बचाने के लिए RBI लगातार डॉलर बेच रहा है, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 6 महीनों में 48 बिलियन डॉलर कम हुआ है। सरकार कहती है GDP बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में यह के-शेप्ड ग्रोथ है, जिससे चंद अरबपतियों की संपत्ति बढ़ रही है, जबकि मध्यम वर्ग मुद्रास्फीति जनित मंदी का शिकार है। बेरोजगारी दर 20% छू रही है। फरवरी 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 10 महीने के उच्चतम स्तर 3.21% पर पहुंच गई है, जिससे आम जनता के किचन बजट पर सीधा असर पड़ा है। खाने के तेल, दालों और ईंधन की कीमतों में 15 से 20% की बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार ने गेहूं और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन स्थानीय मंडियों में कीमतें फिर भी 12 से 15% बढ़ गई हैं। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, जो भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। युद्ध कब रुकेगा और सरकार की नीयत कब बदलेगी, यह किसी को नहीं पता। आंकड़ों की बाजीगरी से पेट नहीं भरता साहब। जनता को आज हेडलाइंस नहीं, फौरी राहत चाहिए। अगर तेल 120 रुपए गया और सिलेंडर 1100 रुपए पार हुआ, तो यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, एक मानवीय संकट होगा। भारत की विदेश नीति को हवाई प्रोजेक्ट से बाहर निकालकर रसोई की मेज तक आना होगा। यह वक्त विज्ञापनों का नहीं, बल्कि आपातकालीन आर्थिक पैकेज और कठोर कूटनीति का है। अगर आज सप्लाई चेन बहाल नहीं हुई, तो आने वाला मानसून केवल बारिश नहीं, बल्कि महंगाई का ऐसा सैलाब लाएगा जिसे संभालना किसी भी सरकार के बस में नहीं होगा। इसीलिए सचेत रहिए, सवाल पूछिए, क्योंकि लोकतंत्र में हमारी चुप्पी ही महंगाई का सबसे बड़ा खाद पानी है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे।